हम सब के लिए है वो क्या है? 12 लाख पाकिस्तानी जब से ये हुकूमत आई है मुल्क छोड़ के चले गए। लेकिन ये 12 लाख पाकिस्तानी कौन से पाकिस्तानी हैं? ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको दुनिया तैयार है अपने मुल्कों में लेने के लिए। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, या इस तरह के मुल्क ये तैयार है उनको लेने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं। ये वो लोग हैं जिनकी डिमांड है दुनिया से बाहर, ये कहीं भी जा सकते हैं। और ये क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं, इनकी कोई डॉक्टर्स हैं, कोई आप लिस्ट है पूरी, कोई इंजीनियर्स हैं, यानी वो लोग जो एक माशरे को आगे बढ़ाते हैं, जो एक माशरे की तरक्की के अंदर पूरा हिस्सा लेते हैं, वो लोग हैं जिनको इस मुल्क की बहुत ज़रूरत थी। अब वो छोड़ के चले गए। 12 लाख लोगों का जाना सिर्फ यही नहीं कि ये वो लोग हैं जिनको आराम से वीज़ा भी मिल गया, उनको आराम से उनको नौकरियां भी बाहर मिल गई। ये वो लोग हैं जो फिर अपना पैसा भी बाहर लेके गए होंगे, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं जाना था। तो उन्होंने फिर यहाँ से रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट किया और फिर डॉलर्स बाहर लेके गए। तो सोचें कि इसकी कितना नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान को। अब ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग, फिर से मैं कहता हूं कि जो एक मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखते हैं वो जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई है मुल्क से। ये उम्मीद क्यों ख़त्म हुई है? ये उम्मीद इसलिए ख़त्म हुई है कि जो 30 साल से इस मुल्क को तबाही के अंदर जिनका पूरा हाथ था, जो चोरी कर करके मुल्क का पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर लेके जा रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस के ऊपर किताबें लिखी हुई थी, जिनकी दुनिया के बाहर इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, 2 BBC की डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी, जिनके ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर इनकी चोरी का लिखा हुआ था, और किताबें 3-4 किताबें हैं जो लिखी गई, जिसमें कैपिटलिज्म्स एक्यूलीज हील, एक रेमंड बेकर की किताब, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनके जो पहले दौर में 90 की दिहाई में इन्होंने कितना पैसा चोरी किया था और मुल्क से बाहर लेके गए थे। तो ये वो 2 माफियाज, उनको ऊपर आके बैठा दिया। लोगों ने थोड़ी देर सोचा कि चलें जी ठीक है, इलेक्शन आएगा तो हम इनको तब इनको इनके खिलाफ खड़े होंगे। फिर जब उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है यहाँ, और जो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है, असल मायूसी तब हुई है कि वो लोग जो ये समझते थे कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट चले जैसी भी है, उसने गलतियां की होगी, मार्शल लॉ लगे होंगे, लेकिन वो मुल्क का सोचती है, क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान में, उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में। तो जब वो इन लोगों के साथ खड़ी हो गई और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी इन लोगों को फिर से जताने की, और मायूसी तब छाई, नाउमीदी और मायूसी कब छाई कि जब उन्होंने तमाशा देखा कि जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, 70% से ज़्यादा जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी आज पाकिस्तान में है, सारी सर्वेज कह रही हैं कि ये पार्टी जीतेगी और कौम इसके साथ खड़ी है। 37 में से 30 बाय इलेक्शन ये जीत जाती है पार्टी, इसके बावजूद कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होती है। उसके बावजूद अवाम बता देती है कि वो क्या चाहती है। जब वो देखते हैं कि उस पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरा 9 मई का ड्रामा जो इंशाल्लाह मुझे कभी भी मौका मिला मैं साबित करूंगा कि वो सारा ड्रामा किया गया था पीटीआई को क्रश करने का। उसका कोई मकसद ये नहीं था कि उन्होंने कोई गद्दार पकड़ने थे। यानी ये खैर अब तो हमारे पास एविडेंस भी आ गई है, वो जब मौका मिले तो हम बताएंगे कि कैसे प्री प्लान करके और फिर एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है पार्टी को, और फिर वर्कर, सारे हज़ारों वर्कर अंदर डाल दिए, सीनियर लीडरशिप अंदर डाल दी। फिर वो जो बाहर निकलता था सिर्फ कि मैं जी पार्टी छोड़ रहा हूँ तो वो बाहर निकल सकता है। और फिर ये बताया गया कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ है, यानी तहरीक इंसाफ फ़ौज के ख़िलाफ़ है। कौन अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ होगा? अच्छा, और कौन अपनी फ़ौज के ऊपर हमला करेगा? कोई जीत सकता है अपनी फ़ौज के ऊपर हमला करके? क्या वो नहाते लोग और वो जो औरतें हैं जो अभी भी पकड़ी हुई हैं औरतें, क्या इनके ज़रिए हमने हमला करना था फ़ौज के ऊपर? तो ये पूरा एक प्लान, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन,
मीडिया के मुंह बंद किया गया, मीडिया के अंदर पूरी एक कैंपेन चलाई गई और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि ये देखें जी कितने बुरे लोग हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं। जिस तरह के लोगों को नहीं पता कि जो ऊपर बैठाए हुए हैं वो कौन है। या तो लोग भेड़ बकरियां हैं कि उनको पता ही नहीं कि ऊपर कौन बैठे हुए हैं। क्या इनका हम लोगों को 30 साल से नहीं देख रहे? क्या वो लोग जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और जिनके बड़े बड़े महल्लात हैं, जिनका बड़ा अच्छा रहन सहन है, जिनकी बिजनेसेस हैं, जो बच्चे बाहर हैं, इलाज बाहर हैं, छुट्टियां बाहर हैं, क्या वो मुल्क से ज़्यादा प्यार करते हैं? लेकिन वो लोग जिनका जीना भर रहा पाकिस्तान में वो गद्दार है। तो क्या ये कौम मान लेगी? और मायूसी इसलिए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है पार्टी पीटीआई को क्रश करके कि ये लोगों को फिर से लेके आए। और फिर ये जो नए कोशिशें हो रही हैं कि जी नई पार्टीज बनाई जा रही हैं और पीटीआई के लोगों को उधर धकेला जा रहा है, क्योंकि इन्हें यह पता है कि पीटीआई के लोगों ने इन दोनों पार्टीज को तो पास जाना नहीं, क्योंकि सबको पता है इनका वोट बैंक ही नहीं है। तो फिर पीटीआई का कोई जी ये जो आज नई भी पार्टी बनी है और फिर उससे पहले भी कि पीटीआई लोगों को वहाँ धकेला जाए। अब मैं सिर्फ मुझे हैरत होती है कि जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी ये सोच है इसके पीछे, कोई इनको तो कोई इनका एहतसाब होगा कि ये कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ। क्या इनमें अकल है, सियासत की समझ है, क्या मुल्क की तारीख की समझ है, क्या इनके पास तालीम है? तरबियत तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जिनके पास तरबियत हो वो ये ना करें जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बच्चों का ना देखते हैं, ना बूढ़ों का देखते हैं, बुजुर्गों का नहीं देखते, औरतों का नहीं देखते, बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, हर किस्म की ब्लैकमेल की जा रही है जो पाकिस्तान की तारीख में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ये हो सकता है। किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के साथ आज तक वो नहीं हुआ जो आज हमारे साथ किया जा रहा है। और उन लोगों को धकेला जा रहा है ब्लैकमेल करके कि वो उस पार्टी में चले जाओ और उस पार्टी में चले जाओ। और लोगों की शक्लें देखें जो जा रहे हैं उन पार्टी में, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे लोगों को धकेल रहे हैं फांसी देने के लिए, यानी वो अपनी खुदकुशी करने जा रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है, वो खुशी से नहीं जा रहे। जब लोगों को लेके इस तरह लेके जा रहे हैं ब्लैकमेल करके, ज़्यादातर ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इन सारों को कई तो दो तो मैं देख रहा था जेल से सीधा वहाँ ले गए हैं। तो वो क्यों इस तरह, उनकी शक्लों में खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि उनकी सियासी मौत है। उनको पता है कि पब्लिक ने इनको वोट नहीं करना। और अगर किसी को शक है तो ये इंशाल्लाह जब भी, अब तो इलेक्शन लग रहा है कि इंशाल्लाह हो ही जाएंगे, वो जब भी इलेक्शन होंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि लोगों ने वोट किसको डालनी है। लेकिन मैं तो वो सोच रहा हूँ कि क्या लोगों को जो ये कर रहे हैं पीछे बैठ के, जो ब्रेन्स बैठी हुई हैं, क्या उनको समझ नहीं आ रही कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है क्या आज पाकिस्तान में? क्या उनको ये नहीं पता कि ये पहली दफ़ा 1970 के बाद पाकिस्तान में ये माहौल बना है कि नज़रिया, पहली दफ़ा नज़रियाती पॉलिटिक्स हो रही है। वोटर ने नज़रिए के ऊपर वोट डाल ली है, शख्सियतें ख़त्म ही हो गई हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें कि जितने, जो 1970 में क्या हुआ था, बड़े बड़े नाम थे, ऐसे नाम थे कि उन्होंने कहा हमें कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है 1970 में। तो एकदम नज़रिया वेस्ट पाकिस्तान में आया और 84 सीटें जीत गया 137 में से जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन उससे बड़ा जो सैलाब आया वो इस पाकिस्तान में आया। मेरे ख्याल में 168 में से 162 सीटें जीत गया मुजीबुर रहमान। और वो क्या चाह रहा था? इंसाफ चाह रहा था। वो भी हकीकी आज़ादी की बात कर रहा था। वो भी ये कह रहा था कि हमें जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा, हम आज़ाद नहीं हैं। जो कि आज जो 27 साल से तहरीक इंसाफ कह रही है, इंसाफ की तहरीक, कि इंसाफ इंसानों को आज़ाद करता है। तो वो भी यही कह रहा था। वो उस वक्त पाकिस्तान से अलहदा नहीं होना चाहता था। उसके आप पढ़ लें 6 पॉइंट्स, वो सिर्फ इंसाफ चाह रहे थे। और जो हुआ उसके बाद वो यही हुआ कि मिसरीड किया गया, मिसकैलकुलेशन हुई, सही माने में जायज़ा नहीं ले सके एक सिचुएशन का, सियासी सिचुएशन का, और मुल्क टूट गया। आज फिर वही हो रहा है। ये जो बनाए जा रहे हैं लोगों को, और ये जो पार्टीज़ बनाई जा रही हैं, और ये जो लोगों को धकेला जा रहा है, और जो हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है, तो ये क्या, ये समझ नहीं आ रही
कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन वो 1970 वाला है, नज़रिया की पॉलिटिक्स आ गई है पाकिस्तान में। क्या ये बाई इलेक्शन पे नहीं नज़र आया कि कौम ने कैसे लोग निकले हैं और पहली दफ़ा सिटिंग गवर्नमेंट बैक्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट वो हार जाती है। तो उधर नहीं अंदाज़ा हुआ कि किस तरफ कौम जा रही है, वो उससे और ज़्यादा आगे निकल गई है। मेरा ये तज्जिया है, वो आदमी जिसने ज़ीरो से पॉलिटिक्स शुरू की, ज़ीरो से, कोई मेरे बाप दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, मैंने ज़ीरो से एक पार्टी बनाई और आहिस्ता 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 कोई शॉर्टकट नहीं लिया। हालांकि मुझे जनरल मुशर्रफ ने ऑफ़र भी बड़ी ऑफ़र की थी जब मैं अपनी एक ही सीट जीता था कि उनके साथ मिल जाओ। कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बड़ा लंबा रास्ता लेते लेते पार्टी बनाई और वो पार्टी बनती बनती पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अंदाज़ा है जो किसी को नहीं है पाकिस्तान में, किसी का वो तो तजर्बा है ही नहीं जो मेरा है, क्योंकि यहाँ तो सारी बनी बनाई पार्टीज़ का हिस्सा था, या किसी का बाप था या कुछ था या नाना था या माँ थी पॉलिटिक्स में या कोई लीडर थे। ये तो इस तरह बने, या वो जनरल ज़िया ने और जनरल जिलानी ने शफकत कर दी बहुत बड़ी एक बिजनेसमैन के ऊपर और वो पॉलिटिशियन बन गया और अब उसके बच्चे तैयार हो गए हैं सारे। लेकिन इन्होंने कोई खुद तो पार्टी नहीं बनाई, इन्होंने खुद तो ज़ीरो से कोई पार्टी नहीं बनाई। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि अवाम जिधर खड़ी है, ये जो भी हरकतें कर रहे हैं, इससे सिर्फ नफरतें बढ़ रही हैं। इससे कोई इलेक्शन के ऊपर जो भी कैलकुलेशन है ये गलत होने वाली है। ये जैसी जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, प्लान बना हुआ है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना, बड़ी तेज़ी से केसेस आगे बढ़ाए जा रहे हैं और बड़ी किसी तेज़ी से कि किसी ना किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और या इसको जेल में डालो। और वो मैं तैयार हूँ उसके लिए। मुझे पता है कि मैंने अपनी सारी पार्टी को बता दिया कि ये अगले हफ्ते से पूरी तैयारी कर लो कि मैं आपके साथ नहीं हूँगा, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, क्या इससे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कामयाब हो जाएगी? मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा धांधली करनी पड़ेगी कि सारा इलेक्शन का प्रोसेस ही ख़त्म, डिस्क्रेडिट हो जाएगा। जिस तरह वो सिंध में इलेक्शन करवाता है वो जरदारी, वो इलेक्शन तो होता ही नहीं है, पुलिस पूरी पकड़ के लोगों को अंदर डाल रही है, बाकी जो या पैसे दे के ख़रीद लो और या फिर जेल में डाल दो और उसके बाद इलेक्शन करवा दो। ये तो इलेक्शन नहीं है, ये तो जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन या बाई इलेक्शंस में, तो जो असल इलेक्शन है पाकिस्तान का और 25 करोड़ लोगों का इलेक्शन है, अगर ये इलेक्शन ठीक ना करवाया गया उसके अपने असरात हैं, वो और डिस्टेबलाइज करेगा। इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा ही नहीं, और जब तक वो नहीं आएगा तो मैं बार बार कहता गया तो माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो हम तो और डूबते जाएंगे, जो कर्ज़ों के अंदर हम डूबते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है, कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो हम तो उस तरफ जा रहे हैं। तो वो तो तब ही ठीक होगा जो कि सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन से मुल्क बच सकता है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ लेके जा रही है, छोटी छोटी पाकिस्तान में पार्टीज छोटी छोटी ले आए। प्लान तो ये है कि वो हर किसी को थोड़ी थोड़ी सीटें दिलवा दें, वो सारे ऊपर, और ऊपर से फिर एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करेगी पाकिस्तान को। तो इससे तो मुल्क ठीक नहीं होने लगा। जो मुल्क की ज़रूरत है वो इसकी ऑपोजिट है, वो बिल्कुल मुतबादिल है इसके। और वो क्या है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक पब्लिक मैंडेट से पार्टी आए पावर पे और वो फिर रूल ऑफ लॉ कायम करे। देखें, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो जंगल के कानून से भाग रहे हैं। तो जब वो देखते हैं किसी के घर में भी तोड़ के घुस जाओ, बीवी बच्चों को पकड़ लो, रिश्तेदारों को पकड़ लो, बिजनेसेस बंद कर दो, तो खौफ आ रहा है लोगों को। पहले तो कभी ऐसे सुनते ही नहीं थे, नहीं तो बेचारे गरीब लोगों से ऐसे होता था ना। ये मैं अपनी पार्टी को पहली दफ़ा मैं अपनी पार्टी को कहता हूँ, जो हमारे से हो रहा है यहाँ कमज़ोर से हमेशा होता रहा पाकिस्तान में, जब ताकतवर के सामने खड़ा होता है। और इसीलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंसाफ ही नहीं है। तो ये तो इंसाफ की सारी हदें ही तोड़ दी हैं। ये तो वो निज़ाम आ गया जो कि हम कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान या दुनिया की किसी जमहूरियत में आए। तो जब इस तरह के हालात हैं तो लोगों की नाउमीदी तो बढ़नी है।
मायूसी तो बढ़नी है, लोगों ने तो जाना है छोड़ के। इसलिए मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ये पहले फेल हो चुके हैं, और इस मुल्क के अंदर जो 90 की दिहाई की सियासत थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो जनरल मुशर्रफ ने काफ लीग बनाई थी वो दिन चले गए हैं। ये दूसरा दौर आ गया, और इस दौर के अंदर सबसे एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आएं, एक सियासी इस्तेकाम आए, और उसके बाद फिर माशत को ठीक करें और मुल्क के अंदर वो रिफॉर्म्स करें। उस रिफॉर्म्स के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से अब नहीं निकल सकता। पाकिस्तान को सर्जरी चाहिए। इस मुल्क को अब हम वहाँ पहुँच गए हैं कि हमें, अगर हमने अपने सारा गवर्नेंस सिस्टम ना चेंज किया, हमने सारा इंसाफ का निज़ाम ना ठीक किया, हमने जो हमारे गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस हैं जो जिस तरह वो इस वक्त बोझ बने हुए हैं, हमने कैसे, जब तक निचली सतह के लोगों के ऊपर अब उनकी मदद करने के लिए प्रोग्राम्स ना बनाए ताकि उनको हम सहारा दें, क्योंकि अब जो महंगाई आ गई है लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं। और जो हमने हेल्थ कार्ड लेके आए थे, सोचें कि पहले ही गुजारा नहीं हो रहा, तो अगर बीमारी होगी घर में, तो अगर आप हेल्थ कार्ड ही ले जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, वो कैसे गुजारा करेंगे। तो कैसे हमने निचली सतह के लोगों को अब प्रोटेक्ट करना है, उनको कैसे, उनको हमने माशी तौर पे उनकी हिफाजत करनी है टारगेटेड सब्सिडी से, कैसे हमने अपने मुल्क के अंदर डॉलर्स की इनटेक बढ़ानी है, वो कौन कौन से कदम हैं, कैसे हमने खर्चे कम करने हैं, कैसे हमने अपना गवर्नेंस सिस्टम ऐसा करना है कि बाहर से इन्वेस्टर पाकिस्तान आ सकें, कैसे उनको इत्मीनान देना है अपने रूल ऑफ लॉ पे कि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर आप अगर अपनी सरमायाकारी करेंगे तो हम उसकी हिफाजत, हमारा कानून उसकी हिफाजत करेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड देगा, वो कंडीशंस देगा कि जब अब मसलन चाइना से जब इंडस्ट्री हम चाहते थे कि पाकिस्तान आए, तो मेरी जब प्रीमियर ली से उनके बात हुई तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा देखें मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि टाइम बहुत लगता है, यहाँ काम ही नहीं होता आपकी, बड़ा स्लो है आपका सिस्टम। जबकि वो वियतनाम जाते हैं, और वो बांग्लादेश की भी बात कर रहा था कि वहाँ बड़ी जल्दी उनका काम हो जाता है इन्वेस्टर के लिए, तो एक इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं होता। तो ये हमें सारी इस्लाहात करनी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन से एक मजबूत, एक स्टेबल हुकूमत आए। स्टेबिलिटी अब सिर्फ एक तरह ही आएगी, साफ़ और शफाफ इलेक्शन, और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को मुस्तरद किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।